MCV भी ऑन कर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, थोड़ा आप लोगों से इंटरेक्ट कर लें। अमित किशोर, आशीष सिंह, प्रशांत शर्मा, आदित्य राज, रितेश राज, तविशी भारद्वाज, यशस्वी अभिनव, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर, कुंज बिहारी, सुरुचि सिंह, आशीष सिंह, प्रवीण, राजेश सिंह, गोविंद तिवारी, आयुष चौधरी, अमन सिंह। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे। उम्मीद है आप सब जो हैं रिकॉर्डिंग क्लास को पढ़े होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप उसको समझे भी होंगे। ये बतलाइए, आप लोग जो हैं जो पिछले क्लास में रिकॉर्डिंग क्लास देखे, उसमें कोई दिक्कत भी है क्या? आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या समझ में आया? एक्चुअली मेरी मजबूरी थी, अचानक जो है ना नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे रिकॉर्डिंग उस समय तो उपलब्ध था नहीं, फिर मुझे लेट आवर में रिकॉर्ड करके आपको अगले दिन देना पड़ा, है ना। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग जो हैं, उम्मीद है आप सब समझे होंगे। चलिए, तविशी बोल रही हैं, यस सर। यशस्वी भी बोल रहे हैं, अभय कुमार, आरती यस सर और नो सर। नो सर मतलब क्या समझें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अभय बोल रहे हैं बेस्ट सर, मतलब कि क्या वही आपको सबसे अच्छा लगा? चलिए बढ़िया बात है। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी देता हूं तो पूरी तरह से एक्सप्लेन करके देता हूं। तो चलिए, आप लोग पहले क्वेश्चन पूछे जिस जिस क्वेश्चन में दिक्कत है। होमवर्क जो दिया गया है, एक तो बोले एम करीम के बुक में टोटल क्वेश्चन अब ट्राई कर लीजिए, उसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। अब बाकी जो है आपको होमवर्क दिया गया है, उसमें आप क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, एससी वर्मा का तो पूछना ही है। एम करीम में भी किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है। उसका टोटल क्वेश्चन होमवर्क में था, उसमें किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप उसका नंबर बोल सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। और एससी वर्मा में भी बतलाइए, 32 से लेकर 45 तक आपको होमवर्क दिया गया था, जिसमें 41 और 43 को छोड़ने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड। हाँ जी, आयुष बोल रहे हैं कि आप 39, 44 और 45 बताएं। एससीवी में 39, 44 और 45 पूछा गया, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? हाँ जी, प्रिंसी बोल रही हैं कि सर 37 भी बता दें एससी वर्मा का। एकदम बिल्कुल बताएंगे, और बोलिए कोई भी दिक्कत हो बेहिचक पूछें। ट्राई आप किए हैं, दिक्कत है तो एकदम पूछेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं? क्या एम करीम में कोई क्वेश्चन ट्राई किए या सब क्वेश्चन बन गया है? आरती बोल रही है 44 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो जो लिख चुके हैं उसको तो फिर है ही, जो नहीं लिखे हैं वो बोलिए। अब चलिए, राजेश बोल रहे हैं 33। देखिए 38 भी बोले हैं, 38 भी नंबर लिख लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वॉल्यूम। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें जो है, जो प्रॉब्लम नंबर 33 पूछा गया है, आपको मैं हिंट कर दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, पता नहीं आप क्वेश्चन नहीं समझे या अंदाज पे पूछ रहे हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया है 60 डिग्री। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे मैक्सिमम हाइट क्या होगा और रेंज क्या। ठीक ना, मैक्सिमम हाइट और रेंज पूछा जा रहा। हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g। यू कितना है जी 40। साइन 60 क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 और 2 × 10। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना, और रेंज क्या होता है जी, तो यू स्क्वायर साइन 2θ/g। यू 40 है, साइन 2θ 2 × 60 120, g हो गया 10, 1600 हो गया बाई 10 यानी 160, और साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है ना, यानी 80√3 मीटर। तो यही तो 33 नंबर प्रॉब्लम है। इसमें कुछ भाई बताने लायक नहीं है। चलिए पहले 38 बता रहे हैं, फिर 37 बताएंगे। 37 के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। कोई स्टूडेंट कुछ बोलना भी चाह रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, कृष्ण बोल रहे हैं एम करीम सब बन गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एम करीम में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम 20 और 21 बना के देखिएगा, शायद आपको दिक्कत हो। श्रेया शुभम सर एससी भी अभी अटेम्प्ट नहीं किए बस। अरे भाई, तो आपको तो पिछले ही दिन होमवर्क दिए हुए हैं ना, एम करीम तो पहले से भी पूरा लगभग बता चुके थे। हाँ अब आइए, चलिए ये बोल रहे हैं SKSPS कि सर वीडियो सही नहीं आ रहा। आप पहले क्या कीजिए ना, वीडियो बिल्कुल सही है, आप क्या कीजिएगा ना कि फ़ोन करके और पूछ लीजिएगा कि हम उसको सही कैसे करें। ठीक ना, वो आपको दिक्कत होगा। वो टेक्निकल स्टाफ का नंबर या डायरेक्ट जो भी इंस्टीट्यूट का नंबर दिया गया उसमें कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए आइए देखें। आज देखिए अस्मित, आज मैं कुछ रिवीजन नहीं कराने जा रहा हूँ। आज पहले जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसको मैं बताऊँगा। ठीक ना, पहले उसको बताऊँगा क्योंकि वो पिछले ही क्लास में मुझे ये सब होमवर्क बताना था, लेकिन चूंकि आप लोगों से लाइव नहीं थे तो हमको पता नहीं चल रहा था कि आप क्या पूछने वाले। ध्यान से देखें जी, प्रॉब्लम नंबर 38 पहले बतला रहे हैं। 38 में कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फ्लोर विथ ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। एक बॉल को 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक, 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया। और भाई पूछ क्या रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहा है क्या, जहाँ से प्रोजेक्ट किए हैं वहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक वर्टिकल वॉल है, एक दीवार है। तो पता नहीं 5 मीटर कहाँ तक है, 5 मीटर यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है, ये मुझे मालूम नहीं। तो एक काम करो ना, पहले इसका रेंज निकाल लो, रेंज निकाल लो इसका। तो कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी। यू कितना है जी 15, जी हो गया 10, और साइन 60 कितना हो गया √3/2। देख लो ये कितना हो गया, सॉल्व करके देख लो। ये 15 × 15 225 है, या ऐसा भी कर सकते हो 15 × 15 √3/2, ये 10 है। ये कितना आया जी 45/2, कि 45/4 हो गया, 45/4।
इंटू √3, यानी कि अप्रॉक्स कहो ना 11√3 के अप्रॉक्स आया। थोड़ा समझना बात, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, एक अप्रॉक्स बोल दिए है ना, अप्रॉक्स में ऐसा आया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्टिकल वॉल है जो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सोचो 11√3 मीटर यहां तक, हाँ जी 11√3 मीटर यहां से यहां तक है, तो जाहिर है 5 मीटर तो पहले ही हो जाएगा। यही देख लो जी, वर्टिकल वॉल है और वर्टिकल वॉल कितना दूरी पर है? 5√3 मीटर पर है। तो सोचो बॉल को हम यहाँ से फेंके, बॉल जाना तो यहाँ चाह रहा, लेकिन बीच में ये दीवार आ गया, तो बतलाओ तो ये बॉल दीवार से टकराएगा कि नहीं? तो बिल्कुल टकराएगा। यानी बोलेंगे क्या, रेंज ग्रेटर देन है रेंज जो है ग्रेटर देन है 5 मीटर है जी, 5√3 मीटर ने 5 मीटर पे दीवार है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बीच बीच में कैंसिल हो जा रहा। आइए देखें, तो दीवार जो है यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है और रेंज इसका लगभग 11√3 मीटर आया। तो बोलेंगे ना रेंज जो है वो 5 मीटर से बड़ा है, हेंस बॉल विल हीट द वॉल। बॉल जो है ना दीवार को हीट करेगा। चलो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर ये जो दीवार है 22 मीटर पे होता, तो सोचो तो 22 मीटर पे होता तब तो इसके रेंज के बाहर हो जाता ना। अगर दीवार 22 मीटर पे होता तब तो रेंज कम ही होता, बॉल को फेंकते, बॉल को तो यहीं पहुंचना है, तो दीवार से टकराता नहीं। तब बोलते क्या कि रेंज जो है वो लेस देन है 22 मीटर, हेंस बॉल विल नॉट स्ट्राइक द वॉल। हालांकि क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि विल द आंसर डिफर, क्या आंसर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर दीवार 22 मीटर पर हो? तो बोलेंगे यस, आंसर विल डिफर। क्यों? क्योंकि 5 मीटर पे था तो टकराएगा और 22 मीटर पे होगा तो नहीं टकराएगा। यानी बोलेंगे हेंस आंसर विल डिफर। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 38 नंबर प्रॉब्लम को एक बार फिर समझा दे रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए 15 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री के एंगल पे, तो बॉल का रेंज क्या होगा? तो बॉल का रेंज जो हम लोग निकाले तो अप्रॉक्सीमेटली 11√3 मीटर आया। और कह रहा क्वेश्चन में कि एक दीवार यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो ये बतलाओ ये बॉल दीवार से टकराएगा कि नहीं? तो बोलेंगे कि बॉल का जो रेंज है वो 11√3 मीटर है, बॉल यहाँ जाना चाह रहा है और दीवार रास्ते में ही मिल गया, तब तो जाहिर है रेंज इज ग्रेटर देन 5 मीटर, हेंस बॉल विल हिट द वॉल, है ना। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आंसर क्या चेंज कर जाएगा अगर ये दीवार 22 मीटर पे होगा? तो बोलेंगे यस, क्योंकि 22 मीटर पे होगा तो आंसर बदल जाएगा। पहले बोले थे स्ट्राइक करेगा, आप बोलेंगे स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना। तो चलिए यहाँ तक तो आप उम्मीद है सब समझ गए होंगे। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। 7 पे 37 जो है बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, आपके सामने अगर बुक है तो आप जो हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भी दिक्कत होता है। आइए 37 को पढ़ दे रहे हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away। ध्यान से देखो जी, थोड़ा समझो। एक तुम्हारा दोस्त है, एक टावर पर बैठ गया है, पोल पे बैठ गया है। अब पोल का जो हाइट है 171 फीट है। चलो तुम्हारा दोस्त यहीं बैठा हुआ, ठीक, और तुम यहाँ पे हो। कितना डिस्टेंस पे? 228 पर। ये दिया हुआ है 228 फीट। चलो भाई, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो मान लो फ्रेंड ए जो है, फ्रेंड बी की ओर एक पैकेट को एम करके प्रोजेक्ट किया। समझो एक बॉल को ही प्रोजेक्ट किया इधर एम करके, तो क्या सीधे ही चला जाएगा इससे? ऐसा नहीं ना होगा, क्योंकि mg का तो इफेक्ट होगा ना, इसका पाथ तो पैराबोलिक हो जाएगा। तो ठीक है, ये अपने समझ से फेंक रहा अपने दोस्त की ओर, लेकिन ये तो इधर कहीं आकर के टकराएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ ही थ्रोज द बॉल डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विथ ए स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड। देखो जी, वेलोसिटी दे दिया है 15 फीट पर सेकेंड, और फीट का जैसे ही बात होना तो जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। कह रहा इसके दोस्त तक पहुंचने के कितना पहले जो है पैकेट गिर जाएगा। तो चलो, पैकेट तो यहाँ पर गिरा, यही डिस्टेंस निकालना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना। खैर वो सब बात की बात। अगर मुझे ये पता चल जाए कि x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ये तो आसानी से निकाल ही लेंगे। पूरा 228 है, तो ये sx निकल जाएगा, है ना। और एक बात जाने, जो आगे सिखा रहे ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 38 नंबर प्रॉब्लम में क्या वॉल के हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्चुअल वॉल का हाइट कोई दिया नहीं है, नहीं दिया रहता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइट का है, यानी उसके ऊपर से पास नहीं करना है। हाइट दिया रहता तो निश्चित रूप से सोचते, ठीक है ना, जो गोल पोस्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग सोचे थे। ठीक, आइए आगे जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना जिसमें यह कहा जाए कि बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एम करते हुए किसी पॉइंट को, ध्यान से सुने, बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एम करते हुए किसी पॉइंट को, तो समझ लेना पूछने वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बताना चाह रहा है। ठीक ना, पूछने वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बताना चाह रहा है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, बॉल को प्रोजेक्ट किए, इसको एम करते हुए, यानी इधर फेंका गया है, यानी समझ लेना वो इस एंगल के बारे में जानकारी दे रहा है। कहोगे कहाँ, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्या एंगल होगा? तो बोलेंगे देखो ये 171 है और ये 228 है, ठीक ना, ये 171 फीट है और ये 228 है। तो देखो ये हाइपोटेनस हो गया कि नहीं, ये जो ए बी है वो हाइपोटेनस है ना। तो क्या हो गया भाई, तो 171 स्क्वायर 228 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो 285 फीट आ जाएगा।
तो ठीक है, ये हाइपोटेनस निकल गया। तो आप बोलेंगे इससे हुआ क्या? बोलेंगे देखो इससे बहुत कुछ हुआ। अगर मान लो ज़रूरत है साइन थीटा को, साइन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो थीटा के सामने है तो 228 डिवाइडेड बाई 285। पूछा जाए कॉस थीटा क्या होगा, तब बेस अपॉन हाइपोटेनस 171 बाई 285। कहेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा से थीटा कहाँ निकला? बोलेंगे अरे जरूरत तो साइन थीटा कॉस थीटा का होता है, थीटा के थोड़े जरूरत पड़ता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो जी, पिछले क्लास के लेक्चर में सिखाए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे फेंका जाए तो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, और डाउनवर्ड को ले लेंगे वाई एक्सिस। ठीक ना, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, देखेंगे अगर कोई पूछे कि बॉल यहां से यहां आया तो बतलाओ एक्स में कितना गया, वाई में कितना गया? तो बोलेंगे देखो नीचे तो उतरा 171 फीट, यानी वाई में गया 171, लेकिन एक्स में कितना गया ये तो निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि बॉल को यहाँ से यहाँ आने में, ए से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा। चलो जी, ए टू सी, तो आप जानते हैं ना टाइम जब भी निकालना होता है एस वाई इजकल टू यू वाई टी हाफ जी वाई टी स्क्वायर, एक काम करते हैं। तो ठीक है, एस वाई इजकल टू यू वाई टी, तो एक काम करो ना, पहले यू एक्स का वैल्यू क्या होगा, यू वाई का वैल्यू क्या होगा, जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, जी वाई का वैल्यू क्या हो, निकाल लेते हैं क्योंकि उसका तो जरूरत पड़ता। तो यू एक्स तो कैसे लिखा जाता है, रूल क्या है, यू कॉस लिखो, यू और एक्स के बीच का एंगल। तो देखो ना, यू इधर और एक्स इधर, बीच का एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यानी यू साइन थीटा। बोलो ना यू कितना है, तो यू है 15, और साइन थीटा कितना, तो साइन थीटा है 228 डिवाइडेड बाई 285। देखो ये थोड़ा सा तुम लोग सॉल्व करके हमको बतलाओ तो ये कितना आ रहा है। 15 से इसको कैंसिल कराओ, कितना होगा, ठीक ना। इसको यू वाई लिख देते हैं, यू वाई क्या लिखें, यू कॉस, यू और वाई के बीच का एंगल देखो, यू इधर और वाई इधर, ये एंगल थीटा। बोलो तो यू कॉस थीटा, 15 इंटू कॉस थीटा निकाले हुए हैं, 171 बाई 285। देख लो तो इसको कैंसिल कराते तब 15 वंजा हो गया, तो 8 5 हाँ 19 से ये हो गया। देखो ये 15 ये 19 हो गया, इसमें भी ये 19 हो गया, है ना। अब थोड़ा समझ लो, ये सॉल्व करोगे ये 9 फीट पर सेकेंड आएगा। देख लो जी, ये 9 फीट पर सेकेंड, और ये देखो तो कितना आ रहा है, 1 हो गया और 2 हो गया, 12 फीट पर सेकेंड। नहीं, यानी यू एक्स हो गया 12 और यू वाई क्या हो गया 9, यही लिख दे रहे हैं 9 फीट पर सेकेंड। चलो, है ना। अब चलो ध्यान से बोलेंगे जी एक्स, तो जी कॉस, जी और एक्स के बीच का एंगल, जी किधर नीचे, हाँ एक्स इधर, बीच का एंगल 90, 0। जी वाई, जी कॉस, जी और वाई के बीच का एंगल, जी भी नीचे वाई भी नीचे, बीच का एंगल 0, जी 32 है, कॉस 0 1, यानी कि 32 फीट पर सेकेंड। इसको चलो जी, अब तो पूरा काम ही कर लिए।
निकालना क्या है? टाइम, है ना, निकालना है टाइम। तो ए से सी, ए टू सी बॉल आया, सिखाए ना जब भी टाइम निकालना हो एस वाई इजकल टू यू वाई टी, हाफ जी वाई टी ए स्क्वायर। बॉल यहां से यहां आया तो नीचे कितना उतरा? तो 171 फीट। यू वाई तो 9, जी वाई 32 इंटू टी स्क्वायर कितना हुआ जी? देखो इसी को अरेंज कर लेते हैं। 16 टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 171 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉल्व करें। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना, काम करेंगे ना। देखिए एक बात बता रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो दो टाइम आएगा, एक निगेटिव आ जाएगा, एक पॉजिटिव। निगेटिव टाइम तो वैलिड होता नहीं है। कैसे सॉल्व करें? तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 9 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए जो है वो 16। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना, प्लस माइनस, तो माइनस लिखने के लिए तो लिख देंगे, लेकिन ये याद रखना इधर भी माइनस है भी माइनस, तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो टाइम निगेटिव वैलिड नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करके देख लो। आफ्टर सॉल्विंग टाइम का वैल्यू जो है ना वो 3 सेकेंड आएगा, यानी 3 सेकेंड के बाद ये बॉल कहां पे होगा? पॉइंट सी पर होगा। अब ये बताना है, ठीक ना। अब अभी आराम से सुनिए, फिर हम एक बार रिपीट कर देंगे। ध्यान से देखें, टाइम कितना? 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में बॉल का डिस्प्लेसमेंट x में कितना हुआ? तो एस एक्स इजकल टू यू एक्स टी हाफ जी एक्स टी स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला होता। तो एस एक्स यू एक्स टी, यू एक्स कितना है जी? देखो देखो यू एक्स कितना 12, टाइम कितना 3, जी एक्स कितना 0, कितना आ गया जी? 36 फीट। चलो जी एस एक्स आ गया 36 फीट। जब एस एक्स निकल गया तो हमको सी से बी का डिस्टेंस निकालना है, कितना पहले गिरेगा। तो कितना, तो ये आसान हो गया, सी बी कितना होगा? तो 228 माइनस 36 192 फीट आ गया। यानी कि पोल का जो बेस है वहां से 36 फीट पर गिरेगा, और इसका फ्रेंड जहां बैठा हुआ है वहां से डिस्टेंस देखें तो क्या होगा? 192 फीट, है ना। तो चलिए एक स्टूडेंट लिखें, एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दीजिए। वो हम क्वेश्चन समझा देंगे, लेकिन आप में से जितने भी लोग बात समझ गए हैं, पहले आप लोग रिस्पॉन्ड करें, पूरा बात सुने कि क्या कोई दिक्कत है, ये बात समझ पाए कि नहीं। वैसे तो मैं एक बार बतलाऊंगा। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, मोबाइल लेकर के रखना। चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दे रहे हैं।
चलिए आइए। हाँ जी, देखिए, हाँ, चलिए देखिए, बार बार इसमें डिस्टरबेंस आ जा रही, इसीलिए टाइम लग जाता है इसमें ना। देखिए, पोल का हाइट कितना है? 171 फीट। पोल पर समझो आप बैठे हुए हो और आपका फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है जमीन पर 228 फीट के डिस्टेंस पर। आप क्या किए कि अपने फ्रेंड को एम करके क्या किया? बुलेट फायर कर दिए? नहीं, एक बॉल को फेंक दिए। तो चलिए, बॉल को फेंक दिए कितना वेलोसिटी से? 15 फीट पर सेकेंड। अब बॉल तो ऐसे चला गया, बॉल तो वहाँ पहुँचा नहीं, वो लाइट तो है नहीं कि टॉर्च जलाए और वहीं पहुँच जाए। तो चलो जी, बॉल तो यहाँ पहुँच गया। तो सिखाए कि जब भी क्वेश्चन में कहे ना कि ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट को एम करके फेंका गया, इसका मतलब क्वेश्चन पूछने वाला एंगल के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा। तो कैसे पता चला ये 171 और ये 228? तो ये हाइपोटेनस हुआ ना, तो ये सॉल्व किए तो 285 आ गया। अब चलो हम लोग यहाँ से अगर साइन थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के जो सामने होता है उसी को ना परपेंडिकुलर बोलते हैं, 228/285। और कॉस थीटा निकाले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। यू एक्स, तो यू कॉस लिखे, यू और एक्स के बीच का एंगल, यू इधर और एक्स इधर, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यू है 15 और साइन थीटा क्या लिखे? 228/285, जो सॉल्व करने पर आ गया 12 फीट पर सेकेंड। इसी तरह से यू वाई निकाले तो यू कॉस और यू और वाई के बीच का एंगल, यू इधर वाई इधर, ये एंगल थीटा, तो यू कॉस थीटा आया, जो आ गया 9 फीट पर सेकेंड। जी एक्स तो 0 है, जी वाई जो है 32 आया, इसलिए जी भी नीचे और वाई भी नीचे, बीच का एंगल 0 है, और जी का वैल्यू फीट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब जो है हम लोग पहले टाइम निकाले, बॉल को यहाँ से आने में टाइम कितना लगा, और आपको बार बार बोले हैं और अभी तक जितना भी प्रॉब्लम बनाए हैं सब में ज़रूरत ही पड़ा है टाइम निकालना है, तो ये फार्मूला ही यूज में आता है, SY = UYT + ½ GYT²। सोचो, बॉल यहाँ से यहाँ आया तो y में कितना गया, नीचे कितना गया, तो 171। UY, तो UY तो हम लोग निकाले हुए हैं 9। टाइम निकालना है, GY लिख दिए, 32 सॉल्व करेंगे तो टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड आएगा। और टाइम जब निकल गया तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉल का, तो SX = UXT + ½ GXT²। UX तो मालूम है 12 है ना, टाइम 3, और GX तो 0 है, GX 0 है तो ये टर्म 0, यानी 36 फीट। तो सोचो, ये आ गया 36 फीट, तो ये बचा कितना? तो टोटल 228 था, उससे 36 माइनस कर लिए, यानी 192 फीट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़े, अब वीडियो अपलोड करेंगे तो दोबारा में देख लीजिएगा, ठीक। अब जो है प्रॉब्लम नंबर 39 बता रहे हैं। अच्छा, थोड़ा एक बात याद कीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़े थे। एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं जी? तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और दूसरा एक फॉर्मूला पढ़े थे कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब एवरेज वेलोसिटी होता है u + v/2। ये भी हम लोग पढ़े थे। जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब वो फॉर्मूला वैलिड होता है u + v/2। और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए ये फॉर्मूला तो वैलिड होना ही चाहिए। खैर, 39 नंबर प्रॉब्लम पढ़ते हैं।
आइए, हाँ जी, एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इट इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, बहुत लोग तो क्वेश्चन समझे ही नहीं, कहा क्या, आइए क्वेश्चन समझा दे रहे। क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉल को u स्पीड से थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट कर दिया। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पर, तो चलो मैक्सिमम हाइट का हाफ हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का हाफ हाइट जो है वो तो 2 बार न होगा, 2 बार होगा मैक्सिमम हाइट का हाफ। है ना? ठीक, कह रहा कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो जब ये मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट के 2 पॉइंट के बीच जो एवरेज वेलोसिटी। ठीक ना, ध्यान से सुने। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट। आइए देखें, हाफ द मैक्सिमम हाइट यहां यहां है, इसके बीच के मोमेंट में एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक, तो चलो जी, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? तो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहां से यहां जाने में जो लगा टाइम, कैसे बनेगा समझ ही में नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात सोचो, मान लो बॉल जब यहां पहुंचेगा तो यहां वेलोसिटी u है, तो क्या यहां भी u ही होगा? तो ना, यहां तो जाने पर वेलोसिटी कुछ बदल जाएगा। मान लो v हो गया, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? बोलेंगे नहीं, ये कुछ अलग होगा, मान लो अल्फा होगा। हाँ, इतना जरूर हम लोग जानते हैं कि इक्वल हाइट पर स्पीड इक्वल होता है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि बॉल जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ भी स्पीड v होगा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा होगा। ये काम हम लोग तो पहले किए हुए। ठीक, लेकिन इससे कुछ बना कहाँ? आओ देखो, समझना। फर्स्ट मेथड, अच्छा चलो, कुछ स्टूडेंट कहेगा सर आप ये सिखाए थे ना कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बदलता नहीं है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल सिखाए थे। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ वेलोसिटी कितना है? तो u cos थीटा, y में है u sin थीटा, है ना, y में हो गया u sin थीटा। वैसे ही यहाँ v है, तो कोई पूछेगा x में कितना? तो v cos अल्फा, y में कितना? v sin अल्फा। तो क्या u sin थीटा v sin अल्फा इक्वल होगा? बोलेंगे नहीं। लेकिन u cos थीटा और v cos अल्फा इक्वल होगा कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ ये तो होगा। यानी इतना तो मालूम है कि u cos थीटा इक्वल होगा, u cos थीटा इक्वल होगा v cos अल्फा के। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये मुझे मालूम। लेकिन जो बनाना है वो तो समझो। निकालना इस दोनों पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी। मान लो इस पॉइंट को ए बोले, इस पॉइंट को बी बोले। थोड़ा समझना तो कॉमन सेंस है। ये भी एक मिनी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया क्या? यानी माइंड में समझो कि एक बॉल को भी स्पीड से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, भी स्पीड से
अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, तो जो रेंज है वही ना डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि अगर मुझे ए बी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो, तो समझ लो कि ये इसका रेंज हो गया। माइंड में ये मत सोचो बॉल यहां से फेंके, समझो बॉल यहीं से फेंके। रेंज का फॉर्मूला हो गया v² sin 2α/g। ठीक, और यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा उसी को ना टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। यानी समझो एक बॉल को v स्पीड से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिए, 2v sin α डिवाइडेड बाई g। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया v² sin 2α डिवाइडेड बाई g। और टाइम कितना? तो 2v sin α डिवाइडेड बाई g, है ना। बस g और g तो कैंसिल हो गया। ये एवरेज वेलोसिटी आया क्या जी? तो बोलेंगे v² sin 2α ऊपर में और नीचे में 2v sin α। थोड़ा देखना, v² sin 2α को 2 sin α इंटू cos α, ये हो गया 2v sin α। 2 गायब, v गायब, sin α गायब, v cos α। बस आंसर हो गया। तो कहोगे आंसर तो u cos थीटा दिया। देखो जी इस इक्वेशन फर्स्ट को देख लो, v cos α किसके इक्वल? u cos थीटा के, यानी u cos थीटा, यही आंसर बन गया कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी तो निकल गया। चलिए ये मेथड तो समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए यस सर, यस सर। अब आइए, अब आप लोगों को सेकंड मेथड बता रहे हैं। सेकंड मेथड, देखिए एक स्टूडेंट के माइंड में आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 भी कर सकते हैं। यानी बोलेंगे क्या? इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक ना, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो बोलेंगे a पर वेलोसिटी प्लस b पर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो ऊपर एरो लिखे हैं, वेलोसिटी का ऐड करना है, स्पीड का नहीं कि कह दोगे b प्लस b बाई 2 और 2 गायब भी, ऐसे नहीं। वेलोसिटी का मतलब वेक्टर फॉर्म में बात हो रहा। तो सोचो तो a पर वेलोसिटी क्या है? आई जे में एरो जब रहता है ना तो आई जे में ब्रेक करना पड़ता है। तो सोचो इसको आई जे में लिखें तो इसका आई प्लस और जे भी प्लस, यानी v cos α i प्लस v sin α j। ये तो a पर वेलोसिटी है और b पर वेलोसिटी
आई तो प्लस होगा लेकिन जे माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे वाई इधर न लिए हुए हैं तो इधर जे हो गया प्लस, इधर जे माइनस, तो भी इधर है तो इधर भी कॉस अल्फा, इधर भी साइन अल्फा, तो बोलेंगे वी कॉस अल्फा आई माइनस भी साइन अल्फा जे डिवाइडेड बाई 2। देखो ना क्या आया, साइन अल्फा वाला कैंसिल हो गया, 2 भी कॉस अल्फा आई बाई 2, यानी कितना हो गया, वी कॉस अल्फा आई। वी कॉस अल्फा यही आंसर हो गया। और आप जान रहे हैं ना, अभी ने लिखा थे वी कॉस अल्फा यू कॉस थीटा इक्वल है, यानी हम लोग बोलेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो गया यू कॉस थीटा आई। अगर केवल मैग्नीट्यूड का बात होगा एवरेज वेलोसिटी का तो आंसर हो गया यू कॉस थीटा, और डायरेक्शन का बात होगा तो आई में। ऐसे भी आप जान रहे हैं ना कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर ही होता है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो आई में ही ना। चलो ये सेकंड मेथड हो गया। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। जल्दी से चलिए, बोल रहे हैं यस सर, अस्मित, प्रिंसी, यशस्वी, चलिए अमरजीत बोल रहे हैं इसको रिपीट कर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं ज़्यादा अच्छा है ये, और उनको अमरजीत को इसी में दिक्कत है। देखिए अमरजीत, आपका दिक्कत दरअसल ये है कि आप शायद वेक्टर वाला टॉपिक को ठीक से देखे नहीं। देखो ये जो है ना एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा, तो आई और जे दोनों प्लस होगा तो भी कॉस अल्फा आई प्लस बी साइन अल्फा। और यहाँ जो है एक्स एक्सिस से अल्फा तो बना रहा लेकिन एक्स प्लस में और नीचे वाई माइनस में है, इसीलिए जे को माइनस में लिखना पड़ा। देखो वी साइन अल्फा जे प्लस में है और वी साइन अल्फा जे माइनस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा 2 भी कॉस अल्फा, और नीचे 2 है, 2 2 गए वी कॉस अल्फा। और आपको मालूम है कि वी कॉस अल्फा किसके इक्वल है, यू कॉस थीटा के, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं करता। ठीक ना। अब आइए, अब जो है देखो एक बात बता रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में जितना भी मेथड्स आए, कहा जाता है ना फिजिक्स जो है ना वो कंप्लीट एक क्रिएटिव माइंड जो रखता है उसका वर्क है, जो सोच सकता है, जितना ज़्यादा इमेजिन कर सकता है ना। देखो क्या है कि जैसे अलग अलग तरह के ब्रिज देखते हो, एरोप्लेन देखते हो, एरोप्लेन में भी जो है ना फाइटर प्लेन, तरह तरह का, ये सब क्या है, एक कल्पना है, कि एक इमेजिनेशन है। फिजिक्स जो है वो सोचता है कि अब हमको कोई मिसाइल को भेजना है ना, कोई यान को, स्पेसशिप को भेजना है, उसके लिए क्या करे, सारा चीज़ जो है ना आदमी जब इमेजिन, हाँ ये नहीं कि अब सोच सोच के पागल हो जाना है, मतलब कि हमारे पास जो चीज़ मिला है, जो क्वेश्चन मिला है, हम उसी पे सोचते हैं। चलो एक और तरीके से सोचते हैं। चलो जी, एक स्टूडेंट बोला कि सर बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट किए यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, मान लो बॉल यहाँ आया t1 टाइम में, ठीक ना, O से A तक आने में t1 टाइम लगा और O से B तक जाने में t2 टाइम लगा। O से A में t1 टाइम लगा, O से B तक जाने में t2 टाइम लगा। ठीक है। अब वो स्टूडेंट कह रहा है कि सर अगर हमको ये पता चल जाए कि t1 टाइम में बॉल का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, t1 टाइम में बॉल का डिस्प्लेसमेंट x में कितना हुआ, फिर t2 टाइम में बॉल का डिस्प्लेसमेंट x में कितना हुआ। ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं मेथड 3। तो अगर हम इस x2 से x1 को माइनस कर लें
तो ये ए भी निकल जाएगा कि नहीं, ठीक ना। यहाँ तक बॉल को आने में T2 टाइम लगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो कह रहा है, और ये अगर कोई पूछेगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो केवल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं ना चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो बोलेंगे हाँ उसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ T1 और यहाँ से यहाँ T2, तो यहाँ से यहाँ T2 माइनस T1 हो जाएगा कि नहीं, तो जाहिर है हो जाएगा, T2 माइनस T1 होगा। तो काम कैसे करें भाई, तो बोलेंगे देखो भाई ए से बी का अगर टाइम देखो तो T2 माइनस T1, ए से बी का टाइम T2 माइनस T1, और ए से बी का डिस्प्लेसमेंट देखो तो x2 माइनस x1। तो पहले मुझे x1 निकालना पड़ेगा ना, तो चलो निकाल तो लेते हैं। O2a Sx इजकल टू uxt हाफ gxt स्क्वायर। देखो ये झूठ मूठ के ही लिखे हैं, इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जानते हो ना gx तो जीरो हो जाता है, x डायरेक्शन में एक्सलेशन जीरो होता है, यानी ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो बोलो जी O से A तक गया तो x डायरेक्शन में कितना गया, x1, और x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, तो ये तो जानते हो ux तो u cos थीटा ना, u cos थीटा। टाइम कितना, तो t1, और ये टर्म तो जीरो है। फिर चलो O से B, O से B का बात अगर करें तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो x2, x में इनिशियल वेलोसिटी कितना, तो u cos थीटा, टाइम कितना t2, और ये तो जान ही रहे हो gx वाला टर्म जीरो। तो बतलाओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, हाँ जी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, और ए बी का मतलब हो गया x2 माइनस x1। तो चलो भाई x2 माइनस x1, x2 कितना है, u cos थीटा इंटू T2, u cos थीटा इंटू T1, तो u cos थीटा T2 माइनस T1। देख लो u cos थीटा को कॉमन निकाल लिया, ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट, और टाइम मालूम है ए से बी का। अब बतला दो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो है ए बी का वैल्यू देख लो, और टाइम जो लगा ए से बी में उससे डिवाइड कर दो। बोलो ए बी कितना आया है, ए बी आया है u cos थीटा T2 माइनस T1, और टाइम है T2 माइनस T1। आंसर देखो क्या आ गया, u cos थीटा। क्या कोई दिक्कत है ना, आसान, ऐसे भी सोचे तो बन गया कि नहीं। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, उम्मीद है अभी समझ में आया होगा। चलिए स्मिथ बोल रहे हैं यस सर, ये लिख रहे हैं थर्ड और भी इजी है। ये कह रहे हैं जैसे जैसे मेथड बताते हैं इजी होते जाता है। चलिए सब कोई समझ गया है ना। अच्छा चलिए एक बात आप लोगों से पूछते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा एक बात करते हैं। अच्छा एक बात बतलाइए, तो अगर क्रिकेट मैच चल रहा है 2020 IPL तो चल ही रहा है, मान लो हर ओवर में 10 रन लगे, तो बतलाओ तो 5 ओवर के बाद रन रेट क्या होगा, 15 ओवर के बाद रन रेट क्या होगा, 18 ओवर के बाद रन रेट क्या होगा, तो जाहिर है 10 के 10 रहेगा। नहीं, हर ओवर में 10 रन, हर ओवर में 10 रन, हर ओवर में 10 रन, तो क्या एवरेज बदलेगा, चाहे 1 ओवर के बाद देखें, 2 ओवर के बाद देखें, 5 ओवर के बाद देखें, 15 ओवर के बाद देखें, है कि नहीं। तो चलो अब थोड़ा समझना जो बात बोल रहे हैं। एक ट्रेन जो है ना पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई, और ट्रेन का जो वेलोसिटी है ना वो हमेशा है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड, हमेशा है 20 मीटर पर सेकंड। बोलो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना, तो बोलेंगे कि जो चीज़ बदलता नहीं उसका एवरेज तो 20 के 20 ही ना रहेगा।
अरे बढ़ता घटता बदलता है तब ना एवरेज निकाला जाता है। किसी ओवर में 5 रन, किसी में 15 रन, किसी में 0 रन, तब ना हम लोग बोलते हैं एवरेज इतना हुआ। जब ऑल, ठीक ना, तो जब ऑल टाइम वही रहेगा तो फिर एवरेज किस बात का? एवरेज वहाँ देखा जाता है जहाँ कुछ अलग अलग बात हो, कहीं हाइट ज़्यादा कहीं कम। अब कोई कहे क्लासरूम में स्टूडेंट है, बतलाओ एवरेज हाइट क्या होगा? और हर स्टूडेंट अगर 5 फीट का हो तो एवरेज 5 फीट होगा। अब कोई स्टूडेंट 6 फीट का भी है, कोई 5.5 का भी है, कोई 4 का भी है, तो सबको ऐड किए और उतना नंबर से डिवाइड किए, है कि नहीं? थोड़ा समझना बात को। क्वेश्चन में कह रहा है ए से बी तक बॉल गया, तो बतलाओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा छोड़ दो, हमको ये बतलाओ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी होता है, तो बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी जब एक्स में है तो ये जानते हो ना कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा क्या होता है? यू कॉस थीटा। तो बोलेंगे क्या कि जब एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? यू कॉस थीटा। इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी निकालोगे तो यू कॉस थीटा ही आएगा। यानी हम डायरेक्ट भी इसके बारे में सोच सकते थे, ठीक ना? डायरेक्ट भी सोच सकते थे भाई एक्स डायरेक्शन में जब निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन में तो इसका वेलोसिटी बदलता ही नहीं है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितने के इक्वल हो गया? यू कॉस थीटा, है ना? तो चलिए आप जो है इसको मिटा रहे हैं। देखिए एक प्रॉब्लम नंबर है 42, और मुझे लगता है कि 42 में भी आपको दिक्कत है, भले आप पूछे नहीं हैं। 41 मना किया गया था, 42 मना नहीं किया गया था। तो आइए पहले जो है ना 42 नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए इस तरह से स्टेयर बनाया हुआ है, सीढ़ी बनाया हुआ है। ऐसे इसका हाइट भी स्टेप का दे दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। ऐसे ही है 10, 20, 10, 20 इस तरह से। मान लो कि एक बॉल जो है ना रोल करते हुए आया, ये 42 नंबर प्रॉब्लम है, और यहां से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट, समझना, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि u का वैल्यू कम से कम क्या हो कि ये 3rd स्टेप पर गिरे। तो देखो 3rd स्टेप पर गिरने का बहुत सा मेथड है। बॉल यहाँ से चला, यहाँ जाके टकराया, तब भी 3rd स्टेप पर है। थोड़ा कम स्पीड से फेंके तब भी जो है 3rd स्टेप पर है। थोड़ा और स्पीड कम कर दिए तब भी 3rd स्टेप पर है। मान लो इतना कम कर दिए कि 2nd स्टेप का जो कॉर्नर है, इसका जो कॉर्नर है, मान लो इसको पॉइंट बी बोल रहे हैं, इसको जस्ट क्लियर कर रहा है। क्लियर करना मतलब समझे ना? बस समझो कि इसको टकराने ही वाला था लेकिन टकराया नहीं और कहाँ पहुँच गया? 3rd स्टेप। तो देखो जी, अगर इससे कम स्पीड दोगे तब क्या होगा? थोड़ा सोच लो। इससे कम स्पीड अगर दोगे तो ये बॉल तो इधर ही 2nd पे ही टकरा जाएगा। यानी इनडायरेक्टली हम लोगों को ख्याल ये रखना है कि बॉल को इतना स्पीड से प्रोजेक्ट करो जिससे कि बॉल जो है ना पॉइंट बी को जस्ट क्लियर करे। बॉल अगर बी तक पहुंच गया तो अगर उससे कम स्पीड अगर हम देंगे तो बॉल 3rd पे ना जा करके 2nd पे टकरा जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ यू बतलाओ।
u का वैल्यू कम से कम क्या होगा कि थर्ड पर पहुंचे, तो बोलेंगे उसका पाथ ऐसा होना चाहिए, यानी बोलेंगे टू गेट मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन टू reach at third step, comma, ball should clear the end B of the second step. ए से प्रोजेक्ट किए, अब बॉल बी पर पहुंचा। तो याद करो पिछले क्लास में सिखाए थे, थोड़ा याद दिला दे रहे हैं। पिछला लेक्चर आप देखे होंगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर था, कि बॉल को जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं, बॉल को जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं तो Sx का वैल्यू u इंटू √2h/g होता है, u इंटू √2h/g, है ना। तो A से B के लिए अगर बात करें तो Sx इजकल टू u इंटू √2h/g। बॉल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट न किए हैं, यहां से यहां बॉल आया, तो इसको हम लोग h बोले, और ये हो गया Sx। थोड़ा सोचो Sx कितना हो गया जी, तो Sx का वैल्यू 20 + 20 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदल सकते हैं, 100 से डिवाइड कर ले। u निकालना है, h कितना लिखें, तो हाइट 10 + 10 20 सेंटीमीटर, तो 20/100, और g के जगह 10। देखो तो ये कितना आ गया, बोलो ये कितना आ गया, 2/5। इधर क्या आ गया जी, 2/10, 2 कैंसिल, u का वैल्यू 10/5 2 मीटर पर सेकंड, बस आंसर है ना। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए रिस्पॉन्ड करें। और शायद 42 को आप ऐसे सोचे नहीं होंगे, आप लोग तो 42 नहीं पूछे थे। जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए यशस्वी, प्रिय रंजन, आदित्य राज सब बोल रहे हैं यस सर, नीतीश, आशीष। चलिए आप सब समझ गए हैं। देखिए पहले जो है आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं 45, क्योंकि 44 में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए पहले जो है 45 को बताते हैं। हालांकि ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 45 भी जो है बहुत से लोग जो है गलत ढंग से एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए आइए 45 नंबर प्रॉब्लम देखें। कह रहा है ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग बोट 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। आइए चलिए सपोज कीजिए आप नदी किनारे बैठे हुए हैं, बैठने के लिए बना हुआ है प्लेटफॉर्म, एक बना हुआ है और आप इसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। चलिए इधर पानी है और एक बोट जो है
इस पानी में एक बोट है। क्वेश्चन में दिए हुए है कि इस बोट का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक, बोट का लेंथ 1 मीटर, और इस बोट के सेंटर से आप 5.5 मीटर के डिस्टेंस पर यहां बैठे हो। 5.5 मीटर, ठीक। तो सोचो ना, ये 5.5 मीटर और ये 0.5, तो ये 5 मीटर हो गया क्या? चलो ये तो हो गया 5 मीटर। मतलब कि बोट के इस किनारे से 5 मीटर पे आदमी बैठा हुआ है और इस किनारे से 6 मीटर पे आदमी बैठा हुआ। ठीक, अब आदमी आराम से तो बैठता नहीं, ये तो जानते हैं। बहुत देर से बैठे बैठे बोर हो गए और ढेर सारा इधर एप्पल रखा हुआ था। अभी सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि एप्पल को फेंके और बोट में चला जाए। चलो बोट में ये जो है कलेक्ट करने लगा एप्पल को। ठीक, अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एप्पल को जब भी ये प्रोजेक्ट करता है तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता है। ठीक ना। अब ये पूछ रहा है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना एंगल पे प्रोजेक्ट करे जिससे एप्पल जो है बोट में चला जाए। एप्पल बोट में चला जाए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना एंगल पर फेंके। तो ठीक, देखो जी, मान लो ये ए है और ये बी एंड है। इतना तो समझ रहे हो कि अगर ये एप्पल को फेंके और ए पर भी पहुंच जाए तो बोट में जाएगा, बी पर भी पहुंच जाए तो बोट में जाएगा, और उसके बीच में भी कहीं पहुंच जाए तो बोट में जाएगा। ठीक, पहले एंड ए के लिए बात करो। फॉर एंड ए, यानी ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि इस किनारे एप्पल आए तो रेंज कितना हो जाएगा? 5 मीटर। और रेंज का फॉर्मूला क्या जानते हो? u² sin 2 थीटा बाई जी। रेंज जो है वो 5 मीटर और u है 10 मीटर पर सेकेंड, sin 2 थीटा और g हो गया 10। देखो तो क्या आ गया, एक 10 तो गायब हो गया, sin 2 थीटा आ गया 5/10 यानी 1/2। ठीक ना, देख लो, एक 10 गायब, स्क्वायर का 5/10 1/2। तो सोचो sin 2 थीटा अगर आया 1/2 यानी कि 2 थीटा जो है वो 30 डिग्री हुआ क्या? sin 30 का ना वैल्यू 1/2 होता। ठीक ना, ये sin 30 हो गया, यानी थीटा कितना हो गया जी? तो 15 डिग्री। यानी अगर ये बॉल को या एप्पल को 15 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेगा तब जो एप्पल है वो कहाँ गिरेगा? तो बोलेंगे एप्पल तब गिरेगा बोट में। अच्छा एक बात बतलाओ, ध्यान से सुनना। चलो समझो, हम बंदूक लिए हुए, चलो फायरिंग शुरू किए। 15 डिग्री पर जब फेंके तो 5 मीटर के दूरी पर गया। अब चलो एंगल बढ़ा दिए 16 डिग्री, क्या होगा? रेंज बढ़ेगा या घटेगा? तो रेंज बढ़ेगा। रेंज कब तक बढ़ता है? जब तक 45 डिग्री पे ना पहुंच जाए। यानी कि 45 डिग्री पे पहुंचोगे तो रेंज बढ़ेगा सबसे ज़्यादा। यानी 15 डिग्री पर अगर यहाँ आया है, 16 डिग्री पर फेंके यहाँ, मान लो 17 डिग्री पे यहाँ, सपोज करो पता नहीं कितना डिग्री पे यहाँ, हो सके 45 डिग्री पर यहाँ, लेकिन 45 से ऊपर कर दें, 45 डिग्री से ऊपर कर दें तो फिर जो है ये पहले वाला आने लगेगा, वो वापस आने लगेगा। यहाँ भी कभी आएगा ना, तो याद करो तो हम लोग बोलेंगे ना, फॉर सेम रेंज
अगर ये ए पर ही पहुंचना है तो 15 डिग्री पर फेंकने पे तो पहुंचेगा ही, एक बार और पहुंचेगा कब, तो 90 माइनस 15। याद करो, ये बात सिखाए ना, यानी 15 डिग्री पे बॉल को फेंकोगे तो ए पर, 75 डिग्री पे फेंकोगे, 75 डिग्री पे फेंकोगे तब भी ए पर, और 76 पर फेंकोगे तब तो इधर आ जाएगा। 78 पर फेंकोगे इधर आ जाएगा, है कि नहीं। 80 पर फेंकोगे इधर आएगा, और 90 पर फेंक दोगे यहीं के यहीं आ जाएगा। मतलब कि 75 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर तो मत फेंकिए, नहीं तो एप्पल पहले ही रह जाएगा। इतना तो समझे ना, अभी इतना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है। आइए ये एंड ए का बात किए, 16 डिग्री पर फेंकते तो इधर, 17 पे इधर। तो सोचते हैं एंड बी के लिए कौन कौन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। देखो फॉर एंड बी, एंड बी के लिए रेंज कितना, तो 6 मीटर। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 6 यू क्या, तो 10 साइन 2 थीटा जी 10 साइन 2 थीटा 6 बाई 10 3 बाई 5। साइन का वैल्यू, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 3 बाई 5 होता है, थोड़ा याद करो नहीं। साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3 बाई 5। तो सोचो तो 2 थीटा कितना, 37 डिग्री, तो थीटा कितना, थीटा हो गया 18.5 डिग्री। मतलब कि 15 डिग्री पे फेंकोगे तो एप्पल तो बोट में जाएगा, 16 डिग्री पर फेंकोगे आराम से जाएगा, 17 डिग्री पे भी, 18.5 डिग्री पर फेंकोगे 18.5 डिग्री पे एप्पल यहाँ पहुँच गया। और अगर 18.5 से आगे गए पानी में एप्पल पानी में, 45 डिग्री पर पानी में, 46 डिग्री पानी में, फिर एंगल बढ़ाएंगे तो रेंज घटेगा ना। तो सेम रेंज के लिए, फॉर सेम रेंज, इसी रेंज के लिए एक और एंगल 90 माइनस 18.5 यानी 71.5 डिग्री। देख लो बढ़िया से। मतलब कि जब 15 डिग्री पर फेंकेंगे तो एप्पल बोट में, 16 डिग्री पर फेंके, 17 पर फेंके, 18.5 पर फेंके तो बोट में, लेकिन 18.5 के बाद 71.5 डिग्री का जो गैप होगा तो एप्पल पानी में, क्या है कि नहीं, बोलो। तो कब किस किस एंगल पर हमको फेंकना चाहिए, तो बोलेंगे कि देखो जी, फॉर सक्सेसफुल शॉट, अगर चाहते हो कि एप्पल जो है बोट में ही जाए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, तो 15 डिग्री से लेकर के 18.5 डिग्री तक होना चाहिए, या एंड 71.5 डिग्री पर फिर यहाँ एप्पल आ गया ना, 72 डिग्री पर यहाँ, 73 डिग्री पर यहाँ, और 75 पर ए पर है ना, यानी बोलेंगे कि और थीटा जो होना चाहिए 71.5 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री तक। समझ लेना बढ़िया से। सही मायने में क्वेश्चन पूछने वाला को यह पूछना चाहिए था कि किस एंगल पर फेंके कि शॉट सक्सेसफुल हो, तो आंसर क्या बोलेंगे, 15 से 18.5 डिग्री और 71.5 डिग्री से 75 डिग्री। ये बीच में जो गैप मिलेगा ना, कितना गैप, 18.5 से 71.5 का गैप, देख लो 71.5 माइनस 18.5 ये 53 आएगा। यानी कि ये जो 53 डिग्री का जो गैप मिला, एक इंटरवल मिला, जब शॉट जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, एप्पल बोट में नहीं जाएगा। समझ गए ना। यानी बोलेंगे क्या कि 50 देखो जी, कुछ लोग अभी भी, एक स्टूडेंट कमेंट जो है वो
सही ढंग से नहीं किए हुए। वो आंसर में देखो क्या लिखा है कम से कम एंगल 15 डिग्री पर फेंको, ज़्यादा से ज़्यादा 75 डिग्री पर, और लिख दिया है देयर इज एन इंटरवल ऑफ 53 डिग्री व्हेन शॉट इज नॉट सक्सेसफुल। तो एक बात अब तो समझ गए ना, वो जो 53 डिग्री है वो पर्टिकुलर एंगल के बारे में नहीं बोल रहा है, 53 डिग्री का इंटरवल है, इट इज एन इंटरवल, गैप है, इंटरवल व्हेन शॉट इज नॉट सक्सेसफुल। क्या समझ पाए? समझ भी पाए? बोलिए बोलिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। अरे तो रिजल्ट अभी तक स्टूडेंट का नहीं मिला है क्या? तो क्या तुम रिजल्ट बना रहे हो इतने दिनों से? अच्छा, रिजल्ट बना हुआ है, क्लास के जस्ट बाद उसको ये कर देते हैं। हाँ जी, चलिए, सब कोई समझ गया है। और ये क्वेश्चन जैसा आप समझ रहे थे वैसा तो नहीं था, थोड़ा अलग था। तो आज जो है ना हम लोग इतना ही सीखते हैं, क्योंकि 44 नंबर प्रॉब्लम बताएंगे तो वो समझ में नहीं आ पाएगा, और क्योंकि उसमें दिक्कत होता। आपको जो है अगले क्लास में अब लास्ट टाइप जो है प्रॉब्लम वो सब सिखाएंगे, उसी में 44 भी डिस्कस करेंगे, कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे। 1 से 2 क्लास में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। थैंक यू, गुड बाय।